चलिए लास्ट क्लास जो पढ़े थे वो एक बार जल्दी से रिवाइज करो। इधर सुनो, डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, डायपोल किस में रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस डायपोल पे जो नेट फोर्स होता था वो नेट फोर्स जीरो होता था। नेट फोर्स क्या होता था? जीरो। डायपोल पे जो टॉर्क होता था वो टॉर्क होता था P क्रॉस E। टॉर्क कितना होता था? P क्रॉस E। डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो होती थी माइनस P डॉट E। क्या यही होती थी? ठीक है। इसके बाद इधर सुने, ये तीन चीजें अपन ने देखी थी। अच्छा, डायपोल अगर जैसे ये फील्ड इधर है, डायपोल ऐसे रखा हुआ है। जब डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, क्योंकि P और E के बीच में एंगल जीरो है, इसलिए नेट टॉर्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये कैसा इक्विलिब्रियम था? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब P वेक्टर जो था वो E वेक्टर के पैरेलल होगा। P वेक्टर क्या होगा? E वेक्टर के पैरेलल। अच्छा, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, P E पैरेलल है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस P। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? माइनस P। ये समझ में आ रहा है क्या? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस PE। अच्छा, डायपोल अगर उल्टा रखा हुआ है, ये डायपोल अगर उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, अब ये वापस से देखो तो नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, यानी ये फिर से इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब P वेक्टर और E वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है, ठीक है। P वेक्टर और E वेक्टर एंटी पैरेलल है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी P और E के बीच में जो एंगल है वो 180 है, और 180 होते ही ये बन जाएगा P। कितना बन जाएगा? P। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी P। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, यहां तक ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एक मिनट रुकना। हाँ जी, इधर देखें, एक क्वेश्चन देता हूं लास्ट क्लास जो पढ़े उसी पे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E है, ठीक है। एक डायपोल है जो पहले ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है। इसका मतलब अभी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? जीरो। कितना बना रहा है? जीरो। अब क्या करा, इधर सुनना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब डायपोल यहां रहना चाह रहा है। अब तुम इसको घुमाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा।
मैं बोल रहा हूं अभी ये 0 डिग्री पे है, अभी ये 0 डिग्री पे है, और इसको घुमा के अपन ने डायपोल को घुमा के ऐसे ले गए, डायपोल को अपन ने घुमा दिया और घुमा के डायपोल को ऐसे ले गए, ऐसे। कितने एंगल से घुमा दिया इस डायपोल को? 60 डिग्री से घुमा दिया। कितने से घुमा दिया? 60 डिग्री। तो यहां से यहां घुमाने के लिए मेरे को जो कार्य करना पड़ा वो मान लो W करना पड़ा। मेरे को कितना कार्य करना पड़ा? W। अच्छा, मैंने W किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना किया? -W। अरे ये फंडे तो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से यहां तक डायपोल को ले जाने के लिए W कार्य किया। तुम्हें यह बताना है कि फाइंड हाँ जी, फाइंड टॉर्क ऑन डायपोल एट फाइनल पोजीशन। डायपोल पे टॉर्क निकालना है फाइनल पोजीशन पे। जब वो 60 डिग्री पे ले गए तो उस टाइम पे अपन को डायपोल पे टॉर्क निकालना है। करो खुद से, बस एक ही डेटा दिया है कि 0 से 60 ले गए और उस टाइम जो कार्य करना पड़ा वो कार्य W करना पड़ा। तो बताना है टॉर्क कितना लग रहा है जब वो 60 डिग्री पे है। जब वो 60 डिग्री पे है तो टॉर्क कितना लग रहा है ये बताएंगे। अच्छा ये बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? डेल्टा U के बराबर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? डेल्टा U के बराबर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना दे रखा है? W इज इक्वल टू डेल्टा U, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो पता है क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? माइनस P डॉट E। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? माइनस P E cos 60। क्या यही लिखोगे? ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस P E cos 0। क्या यही लिखोगे? हाँ कि ना? ये कितना बन गया देखना, ये बन गया PE/2 माइनस का। ये कितना बन गया? P। ये कितना आ गया? PE/2। क्या इतना वर्क डन आया? ये चीज तो मुझे दे रखी है, इसका मतलब PE/2 जो है वो W है। PE/2 क्या है? W। अब टॉर्क निकालना मुझे। टॉर्क क्या होता है जल्दी बताओ, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है P क्रॉस E। टॉर्क का मैग्नीट्यूड देखो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? PE sin थीटा। क्या ये समझ में आया? PE sin थीटा। sin थीटा बताओ, sin 60। sin 60 कितना? √3/2। क्या ये चीज पता है? क्या? W। तो ये कितना हो गया? W√3। क्या ये समझ में आया? काफी इजी सा क्वेश्चन है। अरे ये पल्ले पड़ा क्या? ये कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा U होता है, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछू तो वो माइनस डेल्टा U। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो डायपोल को खत्म करते हैं। छोटा सा एक चीज बची हुई है, इधर देखो। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल when placed in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं क्या कह रहा कि डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, डायपोल किस में रखा हो? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या समझ रहे हो कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? अच्छा इधर सुनो, यूनिफॉर्म में रखा होता है तो कितना फोर्स लगता है? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है डायपोल तो फोर्स कितना लगता है? 0। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, देखो इधर सुनो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ x का फंक्शन है, मतलब x के साथ वेरी कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ x का फंक्शन है, x के साथ वेरी कर रही, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, ऐसे कुछ।
ठीक है। अब एक डायपोल रखा हुआ है, यहां देखना सुनना, यहां एक डायपोल रखा हुआ है। डायपोल रखे होने का मतलब यहां एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है माइनस क्यू, और यहां एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है क्यू। मान लो ये जो है नेगेटिव क्यू जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे, और ये डिस्टेंस है, ये dx है, छोटी सी दूरी दोनों के बीच में, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x प्लस dx। होगा कि नहीं होगा? अरे ये माइनस क्यू पड़ा है x पे, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 10 पे, कुछ x पे पड़ा है, तो ये x से जस्ट थोड़ा सा आगे पड़ा है, कितनी दूरी आगे पड़ा है? dx। क्या ये एक डायपोल बन गया? तो ये एक डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब इस पे फोर्स बताना, सुनो, इस पे फोर्स बताना है, क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? बोलो भाई, नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां सेम होने वाली, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना इधर देखो चुन्नू मुन्नू, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान ली? E, तो यहां हो जाएगी E प्लस D। इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा चेंज हो, अब जब दूरी में थोड़ा सा चेंज की, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड x पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, तो x प्लस dx पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E प्लस D। ये समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? इस पे फोर्स, सुना, इस पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स, जल्दी बताओ फटाक से, इस पे फोर्स, इस पे फोर्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा? Q इंटू यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E प्लस D। क्या इतना ही फोर्स लगेगा? इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वो चार्ज इंटू यहां की फील्ड E। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है, ये दोनों फोर्स बराबर है, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं, इसलिए इस डायपोल में अब नेट फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं। अब नेट फोर्स बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स आ गया, देखो ये फोर्स माइनस ये फोर्स, अरे सिंपल सी तो चीज लिख रहा हूं, ये क्या बन गया? Q E प्लस D माइनस Q E, ये पल्ले पड़ा, इसको सॉल्व करूं तो नेट फोर्स कितना आ गया? देखो Q E कट जाएगा, क्या बच गया? Q D। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, dx से डिवाइड करा, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा इसलिए कर रहा हूं देखना, dx से मल्टीप्लाई करा, dx से डिवाइड कर दिया, ये चीज क्या बन गई? सॉरी, ये चीज क्या बन गई? Q इंटू dx, डायपोल मोमेंट, क्या बन गया? डायपोल मोमेंट। अरे डायपोल तो ये है, ये Q इंटू dx क्या बना? उस डायपोल का डायपोल मोमेंट, हाँ कि ना? तो इसको लिख सकता हूं P, इसको क्या लिख सकता हूं? P, तो ये बन गया P dE बाय dx, ये आ गया फोर्स, नेट फोर्स। तो अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर फोर्स ये आने वाला, P dE बाई dx। dE बाई dx पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दूं किसके रेस्पेक्ट में? x के, तो dE बाई dx। क्या ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? अरे ये समझ में आया क्या? अच्छा, बहुत उम्दा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये एक डायपोल है, ये दूसरा डायपोल है, दो डायपोल है, ये डायपोल का डायपोल मोमेंट P1 है, ये डायपोल का डायपोल मोमेंट P2 है। ये एक डायपोल है, डायपोल मोमेंट कितना है? P1। ये डायपोल है, डायपोल मोमेंट कितना है? P2। दोनों के बीच में जो दूरी है, ये दूरी मान लो, ये दूरी मान लो R है, दूरी कितनी है? R, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, एक डायपोल की वजह से उसकी एक्सेस पे फील्ड कितनी होती है? डायपोल की वजह से एक्सेस पे, मान लो इस डायपोल की वजह से यहां फील्ड, यहां फील्ड, यहां फील्ड, यहां फील्ड, पूछूं तो बताओ कितनी होगी? 2kP1 बाय RQ, यही होगी? यानी जैसे जैसे इससे दूर जाऊंगा फील्ड घट रही है, हाँ कि ना? अब इस डायपोल को देखो, इस डायपोल को देखो,
इस छोटे से डायपोल को देखो, ये डायपोल इसकी फील्ड में ही तो रखा हुआ है। इधर सुनो, P1 की फील्ड में क्या P2 डायपोल रखा हुआ है? या यूं बोल दूं कि P2 की फील्ड में P1 डायपोल रखा हुआ है? हाँ कि ना? अब बताओ, इसकी वजह से यहां फील्ड और यहां फील्ड सेम होगी कि अलग अलग होगी? बोलो भाई, यहां पे फील्ड अलग होगी, यहां फील्ड अलग होगी, तो यानी इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा क्या? इस पे नेट फोर्स जीरो होने वाला नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है भाई, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। तो ये डायपोल जो है, P2 डायपोल जो है, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। किसकी फील्ड में रखा हुआ है? P1 की। अब P1 की फील्ड मुझे पता है कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2kP1/r। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा डायपोल रखा हुआ है? P2। तो अब मुझे फोर्स निकालना है, सुनना, फोर्स निकालना, तो फोर्स मुझे पता है कितना होता है। फोर्स नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है P/dE/dx। यही होता है? हाँ कि ना? P मतलब जो डायपोल रखा हुआ है वो कौन सा है? P2। dE/dx या dE/dr या dE/dy, ये देखो ये किसका फंक्शन है? R का। तो dE/dr निकाल सकते हो? हाँ कि ना? फोर्स कितना है जल्दी बताओ? dE/dr, dE/dr में देखो 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, P1 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ r⁻³ r⁻³ डिफरेंशिएशन करोगे r⁻³ का तो -3 बाहर कूद गया और r⁻4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बन गया -6kP1/r⁴ के पल्ले पड़ा। तो ये dE/dr आया, ये dE/dr यहां पटक दो तो ये बन गया माइनस का 6kP1/r⁴ यानी फोर्स कितना आ गया? -6kP1P2/r⁴। क्या ये समझ में आया? तो डायपोल, दो डायपोल, सुनना, दो डायपोल आर दूरी पे सेम एक्सिस, सेम लाइन पे रखे हुए ऐसे एक्सिस के लो, तो उनके बीच में फोर्स ही आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, वो पूछ लेता है फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? दो डायपोल के बीच में जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r⁴ के, 1/r⁴ के। क्या बोला? पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? ये माइनस साइन दिखा रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, देखो खुद ही पता पड़ जाएगा। इधर सुनना, यहां चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। यहां चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। यहां चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। यहां चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ये देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट। तो सबसे ज्यादा फोर्स इनके बीच का ही होगा। नहीं समझ में आया? तो ये जो है डायपोल दोनों अट्रैक्ट करने वाले हैं, पर ये डायपोल उल्टा रख दूं तो देखो, ये डायपोल ऐसे रखा और ये दूसरा वाला डायपोल ऐसे रख दूं, अब देखना, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, अब ये क्या करने वाले हैं? रिपेल। नेट फोर्स इनका रिपल्सिव आएगा, फोर्स आएगा इतना ही, बस ये माइनस नहीं आएगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? ठीक है, अब इसके साथ साथ दो रिजल्ट ये भी ध्यान रखो। देखो, ये तो अभी पढ़ लिया अपन ने, ये डायपोल ऐसे रखे हों, डायपोल ऐसे रखे हों, बताओ चुनो, डायपोल ऐसे रखे हों और आर दूरी पे रखे हों, डायपोल ऐसे रखे हों और आर दूरी पे रखे हों, डायपोल मोमेंट P1 एंड P2 है, तो इनके बीच में फोर्स कितना आया था? -6kP1P2/r⁴, -6kP1P2/r⁴, ये फोर्स आया। आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा अगला, अगर मान लो डायपोल ऐसे रखे हो, ध्यान से देखो, एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है, ऐसे, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो फोर्स की वैल्यू आएगी 3kP1P2/r⁴। क्या फर्क आया? बस उस 6 की जगह कितना आ गया? 3।
6 की जगह कितना आ गया 3, बाकी कोई चेंज आया ही नहीं। अगर दो डायपोल ऐसे रखे हो, ऐसे, ठीक है, 8 दूरी पे ऐसे, ये भी 8 दूरी पे रखे थे, हाँ ऐसे रखे हो तो इनके बीच में फोर्स फिर से यही आना है 3kp1p2 बाय r की पावर 4। अभी दिख रहा होगा, इधर सुनो, आगे के सिर्फ ये कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं, आगे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है कांस्टेंट, बाकी अगर r पे देखोगे तो 1 बाय r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया? इसी के साथ डायपोल कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है कंडक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर्स, इधर सुने, सबसे पहले कंडक्टर कहेंगे किसे, वो देखो इधर सुनो, कंडक्टर कहेंगे किसे, इधर देखें, कंडक्टर वो मटेरियल है, कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा नंबर में मौजूद होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या बला है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब हुआ, इधर सुनो, मान लो ये एक मटेरियल है और मैं बोलूं ये कंडक्टर है, ये एक मटेरियल और मैं क्या बोल रहा हूं, इसको क्या है, ये कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इस कंडक्टर का मैंने एक एटम उठाया, सुनना, इस कंडक्टर का मैंने एक एटम उठाया, ये एक एटम उठाया, इस एटम को बनाया मैंने, ये एटम का न्यूक्लियस, ये साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे, ये। अब सुनना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इन तीनों ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनके कारण सब पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो सारों के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के कारण, ठीक। अच्छा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, जो सबसे पास में, यानी जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा, इन पे दूर जाता जाऊंगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, हाँ कि ना? अभी ये एक एटम देखा, ऐसे दूसरा एटम होगा, ये दूसरा एटम, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जमे होंगे इसके, ठीक है, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा हजारों करोड़ों, 10 की पावर 23, 10 की पावर 24 एटम होंगे। ये तो एक बनाया, दो बनाए। अब सुनना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इधर सुनना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में ऐसे घूम रहे हैं, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इन पे अट्रैक्टिव फोर्स कम होने के कारण अभी ये इस एटम के साथ अटैच है, अभी ये वाला एटम, ये इलेक्ट्रॉन किस एटम के साथ, इस एटम के साथ अटैच है। थोड़े टाइम बाद ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कूद के इस वाले इसमें आ जाए, ठीक है। जब इधर वाले इसमें आ गया तो यानी एक एटम से दूसरे एटम मूव कर गया, समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से दूसरे एटम कूदते जा रहे हैं, इनको बोला अपन ने फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कूद क्यों रहे सर, ऐसा कूद क्यों पा रहे हैं, ये तो नहीं कूद पा रहे, क्योंकि इन पे बाइंडिंग फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, पर इन पे बाइंडिंग फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण ये एक एटम से दूसरे एटम कूदते रहते। क्या बोला, पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? अरे ये पल्ले पड़ा क्या? तो कंडक्टर्स की स्पेशल प्रॉपर्टी यही है कि कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो एक एटम से दूसरे एटम कूदते रहेंगे, जैसे मैं एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेरे ऑर्बिट में, थोड़ा टाइम इसके दो ऑर्बिट में, फिर इसके ऑर्बिट में, फिर इसके ऑर्बिट में, ऐसे इलेक्ट्रॉन रैंडम कूद रहा है एक एटम से दूसरे एटम। क्या बोला, पल्ले पड़ा? उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलोगे, जवाब दो, क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब सुनना, इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इंसुलेटर में जो आउटर मोस्ट होगा वो भी टाइटली बाउंड होता है, यानी वो एक एटम से दूसरे एटम कूदने वाले नहीं है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट बहता है कंडक्टर में। ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम मूव कर सकते हैं, इनके कारण ही करंट बहता है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा इधर सुने, इलेक्ट्रॉन अंदर तो मेटेरियल के अंदर तो एक एटम से दूसरे एटम ऐसे कूद सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो मेटेरियल से बाहर कूद के आया और फिर वापस चला गया, घूम फिर के आया बाहर, क्या चल रहा है, क्या वातावरण है, और वापस अंदर आ गया। ऐसा होने वाला वो एक एटम से दूसरे एटम किसी न किसी टाइम, देखो अभी इस एटम के साथ अट्रैक्शन में जंप करके दूसरे के साथ गया, तो अब उसके उस एटम में काउंट होगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? किसी अभी इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण घूम रहा है, थोड़े टाइम बाद उस एटम के अट्रैक्शन फोर्स के कारण घूम रहा हो, मतलब किसी न किसी टाइम वो किसी एक पर्टिकुलर एटम से जुड़ा हुआ है। पल्ले पड़ा क्या? नहीं समझ में आया? अब इन कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। सबसे पहले कंडक्टर होता क्या है ये समझ में आना चाहिए। कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो समझा दिया हूं कि एक एटम से दूसरे एटम घूमते रहते हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उन पर अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस का है वो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही वीक होता है, उसके कारण वो एक एटम से दूसरे एटम घूमते रहते हैं। ठीक है, और डेप्थ में इसको जानेंगे जब अपन सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले इतना ही काम आएगा। इधर सुने, अब कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी कंडक्टर की, इधर सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो। किसी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी रहने वाली है? जीरो। ठीक है, इधर सुनो, पहली प्रॉपर्टी मैं क्या कह रहा हूं, इधर सुने, समझाता हूं इसको। जैसे मान लो ये एक शीट है, कंडक्टिंग शीट है, ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग शीट है, ये कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग बोलते हैं इसका मतलब इसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये शीट जो है ये फील्ड में रखी हुई है, इधर सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अपन ने ई लगा रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कितनी लगा रखी है? ई। अब सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से ई लगा रखी है, इसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम घूमते जा रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे, ध्यान सुनना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर लगेगा? अरे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडम घूम रहे थे, उन पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के अपोजिट। और इलेक्ट्रॉन पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस सतह पे आके जमा होने लगेंगे। क्या समझ में आया? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो क्या हो रहा था शीट के अंदर? इलेक्ट्रॉन रैंडम ऐसे घूम रहे थे एक एटम से दूसरे एटम, एक एटम से दूसरे एटम। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। फोर्स लगा तो वो इधर वाली सतह पे एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, और इकट्ठा होना स्टार्ट होंगे तो सिचुएशन ऐसी कुछ बन जाएगी। क्या होना चाहिए? इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सर नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया? अरे यहां जितने एटम थे, इधर सुनो, जहां जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी। अरे सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन जो थे वो भी खिसक के इधर आने लगे, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के कंपैरिजन में बढ़ गई। यहां जो चार्ज है वो चार्ज नेगेटिव आ गया। चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। इधर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? यानी इधर सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आने लगे, इधर नेगेटिव बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे? इस एटम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे? नहीं,
क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? किसने रोका उनको? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगना बंद हो जाएगा? नहीं, फोर्स तो लगेगा, जब तक फील्ड रहेगी तब तक फोर्स लगेगा। फोर्स लग रहा है तब भी वो इधर क्यों नहीं आ रहे? तो सुनना, थोड़ी देर बाद सुनो, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन इधर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जमा होने के बाद इधर इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? सुनना, अभी इस मटेरियल के अंदर फील्ड जो है वो सिर्फ ये वाली है, पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जमा होने लग गए, यहां जो फील्ड आएगी अंदर, वो फील्ड एक तो ये बाहर वाली और एक इन चार्जेस के कारण। क्या पहले यहां चार्ज थे? क्या समझा मतलब? क्या यहां इस सतह पे पहले चार्ज थे? नहीं। तो यहां जो अंदर फील्ड थी वो सिर्फ ये वाली थी। पल्ले पड़ रहा? अब जैसे इस सतह पे चार्ज आने लगे, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव, तो यहां जो फील्ड होगी अंदर, एक तो ये बाहर वाली प्लस इन चार्जेस की वजह से, इस चार्ज की वजह से, सुनो, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, इनकी वजह से यहां फील्ड किधर होगी? ये नेगेटिव चार्ज है, इनकी वजह से फील्ड क्या इसके टूवर्ड्स होगी? ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड क्या इधर की तरफ होगी? यानी यहां पे इस पॉइंट पे जो फील्ड है, एक तो ये बाहर वाली, एक इंड्यूस चार्ज के कारण, ये चार्ज इंड्यूस हुए। ये समझ में आया? अब सुनना, जैसे जैसे चार्ज इधर बढ़ता जाएगा, क्या ये वाली फील्ड चेंज होगी कि ये फील्ड चेंज होगी? इससे इजी नहीं समझा सकता मैं, नहीं समझ में आ रहा, मंद बुद्धि हो आप। बाहर से फील्ड ये है, क्या ये फील्ड चेंज हो रही है? चार्ज इधर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये वाली फील्ड बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड बराबर हो जाएगी। नहीं समझ में आया? तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक्सटर्नल जो फील्ड है, एक्सटर्नल जो फील्ड है और जो इंड्यूस्ड फील्ड है, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जो फील्ड आई, ये दोनों फील्ड बराबर हो जाएगी। नहीं समझ में आया? और जब ये दोनों फील्ड बराबर हो गई, इसका मतलब नेट फील्ड अंदर कितनी हो गई? जीरो। और नेट फील्ड जीरो होगी मतलब अब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। क्या एक्सटर्नल फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा? बोलो भाई, लग रहा है। एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस का मिला के नेट फोर्स कितना है? जीरो। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब ये सारी कहानी जो मैं समझाया, इसको होने के लिए 10 की पावर -8 सेकंड लगेगा। 10 की पावर -8 सेकंड, -7 8 -8 सेकंड। इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस हो रहा है। जस्ट जैसे ही कंडक्टर में फील्ड चालू करोगे, फटाक से ही हो जाएगा। 10 की पावर -8 सेकंड का मतलब क्या है, समझ रहे हो? ये इतना सेकंड, इतना सेकंड, 0.00000001 इतने सेकंड में हो जाएगा। ये सारी कहानी जो समझाने के लिए मैंने 15 मिनट लगा है, वो होने के में कितना टाइम लगेगा? 10 की पावर -8 सेकंड। ये फिनोमेना होने में 10 की पावर -8 सेकंड में हो जाएगा, मतलब इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही तुम कंडक्टर में, इधर सुनो, कंडक्टर के अंदर जब भी फील्ड देखोगे तो वो फील्ड कितनी नजर आएगी तुम्हें? जीरो। क्या बोला? पल्ले पड़ा? यानी नेट फील्ड अंदर जो है वो जीरो हो गई। कैसे जीरो हुई, ये फंडा समझ में आया? अच्छा, यहां पे ये लिख सकता हूं, देखो यहां नेट फील्ड जीरो, इसका मतलब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस्ड फील्ड का वेक्टर सम जो है वो जीरो हो जाएगा। ये दिख रहा होगा कि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगी इंड्यूस्ड फील्ड, तभी जीरो होगा। ये समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? कितनों को ये पहला पॉइंट समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसे जीरो हो रही है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जीरो होती है। कैसे जीरो होती है, समझ में आ गया? अब अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, इसका मतलब बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तुमने, वो यहीं खत्म होनी पड़ेगी। हाँ कि ना? देखना, इधर सुनो, बाहर से फील्ड लगाई तुमने, बाहर से फील्ड ई लगाई, तो वो ई गारंटेड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही यहां कौन सा चार्ज आएगा?
बोलो भाई, नेगेटिव। नेगेटिव। यहां कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्या यहां अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई, होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे। पल्ले पड़ रहा? सारे इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ी ना आ गए, वो तो इलेक्ट्रॉन इतने ही इधर आए जब तक वहां नेट अंदर कितनी ना बन जाए, जीरो। वो इलेक्ट्रॉन तब तक आते रहेंगे तब तक जब तक यहां नेट अंदर जीरो ना बन जाए। क्योंकि सुनो, नेट जीरो नहीं बनेगी, नेट जीरो नहीं बनेगी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगता ही रहेगा। पल्ले पड़ रहा क्या? जब तक ये बढ़ते 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 इसके बराबर नहीं होगी, नेट फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे। ठीक है, तो ये बाहर वाली फील्ड मान लो ई लगाई। अब सुनना, बाहर वाली फील्ड तुमने ई लगाई, ये बाहर वाली फील्ड ई लगाई। अब इधर सुनो, बाहर वाली फील्ड ई लगाई तो ये ई यहां टर्मिनेट होनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर तो नेट फील्ड कितनी है? जीरो। तो यहां नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे फील्ड यहां टर्मिनेट हो गई, और यहां फील्ड वापस से, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां फील्ड वापस से ओरिजिनेट होगी। फील्ड वापस से क्या होगी? ओरिजिनेट। और फील्ड वापस से ओरिजिनेट होगी, ये फील्ड यहां से वापस ओरिजिनेट होगी। अंदर कोई फील्ड नहीं है, अंदर कोई फील्ड नहीं है, मतलब अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं बनाया, देख लो। तो कंडक्टर मटेरियल के अंदर कोई भी फील्ड या फील्ड लाइन नहीं होने वाली है, फील्ड लाइन यहीं टर्मिनेट हो जाएगी, यहीं वापस ओरिजिनेट हो जाएगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आया? अच्छा, चलो इतना छापो पहले। डीपीपी 20। चलो स्टार्ट करते हैं। डीपीपी 20, क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 हो गया। 8 8 9 9 हो गई। हो गया। लो, ना घमंड में रहो, ना गुरूर में रहो, ये सही है। बस विचार नहीं मिलते, उन लोगों से दूर रहो। गजेंद्र जाट, ये सही है। हैं? इतना खतरनाक कैसे, मतलब? हैं? लो, ले